रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, राम रहीम जैसे बलात्कारी बेल पे बेल पाएगा और सोनम वांगचुक जैसे लोगों को जेल में ठूसा जाएगा। नमस्कार दोस्तों, चुनाव से ठीक पहले राम रहीम जैसे बलात्कारी को चुनाव आयोग ने बेल मिलने की मंजूरी दे दी है, बाहर आने की मंजूरी दे दी है। उन्हें चुनाव से पहले जेल से छोड़ दिया गया है और सोनम वांगचुक जो कि लद्दाख के लोगों की आवाज उठा रहे हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं, उनको इस डरी हुई सरकार ने हिरासत में ले रखा है। तो हरियाणा में बीजेपी सरकार का सुपड़ा साफ होना बिल्कुल तय माना जा रहा है। कोई बाबा बीजेपी को बचा नहीं पाएगा। लेकिन चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग की इस तरह की मंजूरी पर, इस विषय पर क्या कहते हैं प्रोफेसर रविकांत, उस पर बात करेंगे। प्रोफेसर रविकांत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये राम रहीम कोई चुनाव आयुक्त की नौकरी पर है क्या, कि चुनाव कराने के लिए आ रहे हैं? सर, 4 साल में 11 बार छूटे हैं। प्रज्ञा जी, अब मोदी जी को राम पर भरोसा नहीं रहा, राम रहीम पर भरोसा है। इसलिए राम रहीम को पेरोल पर रिहा किया गया। अभी किसी से कोई छिपा नहीं है। चुनाव आचार संहिता लगी हुई है और राम रहीम का एक जनाधार है हरियाणा में। सवाल ये उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के 4 दिन की यात्रा से डर गए हैं, सरेंडर कर चुके हैं? उनमें राहुल गांधी का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है, इसीलिए राम रहीम को छोड़ा गया है क्या, कि अब राम रहीम राहुल गांधी का मुकाबला करेंगे? पेरोल पर पेरोल वो आदमी जो सजा याफ्ता है, और आपको इस देश की जेलों में सैकड़ों ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनका कोर्ट में केवल ट्रायल चल रहा है, कोई सजा नहीं मिली है, और 5-5 साल से जो जेल में है। कुछ ऐसे होंगे जो और ज्यादा लंबे समय से होंगे, जिनको बेल तक नहीं मिल रही है, यहां तो पेरोल मिल रहा है जी। लग रहा है कि सरकारी दामाद हो गए हैं। जब मन में आता है तब छोड़ दिया जाए। जब हुक्म किया गया कि आप बाहर घूमने का मन है, एक दिन से पेरोल शुरू हुआ, महीने, 2 महीने, 3 महीने तक पेरोल चला गया। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि चुनाव के बीचों बीच पेरोल क्यों दिया जा रहा है जी। क्या हरियाणा के चुनाव में अब ये खेल करने के लिए राम रहीम को उतारा गया है? क्या मोदी जी गिव अप कर चुके हैं, मोदी जी सरेंडर कर चुके हैं, तो राम रहीम के जरिए इज्जत बचाना चाहती है बीजेपी? ये सीधा आरोप लग रहा है। अब मान लेता हूं मैं, बीजेपी को शर्म नहीं आ सकती, लेकिन चुनाव आयोग को तो शर्म आ सकती। वो जो कम से कम थोड़ा सा लाज अपनी बचाए रखें। चुनाव आयोग ने जो अनुमति दी है वो बेहद शर्मनाक है। बिल्कुल। और ये बताती है कि चुनाव आयोग अब संवैधानिक संस्था नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की एक टीम की तरह काम कर रही है। लोकसभा चुनाव में भी हम लोगों ने देखा, मोदी जी ने 100 से ज्यादा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं, लेकिन मोदी जी को नोटिस तक देने की हिम्मत नहीं हुई। नोटिस कहां जाती है? जेपी नड्डा के पास। आज तक क्या हुआ जो बोला था मोदी जी ने? वो मांस, मछली, मटन, ये जो सब बोला जा रहा था, मुसलमान, मंगलसूत्र, धर्म की अनुमति नहीं है, सीधे तौर पर चुनाव आचार संहिता के भीतर आता है। ये तो वही बात हो गई, जिसकी नौकरी कर रहे हैं उसी का ढोल बजा रहे हैं। वही चल रहा है। और इसके जरिए क्या ना कि जेएम लिंगदोह से लेकर के, और एक पुराने चुनाव आयुक्त याद आते हैं, टीएन शेषन जी, बिल्कुल, जिन्होंने चुनाव आयोग को एक प्रतिष्ठा दिलवाई थी। लोग डरने लगे थे कि चुनाव निष्पक्ष होगा। आप सरकार तो सब चुनती है, लेकिन सरकार के चुने जाने के बाद जब आप उस पद पर पहुंचते हैं तो आप न्याय करते हैं, आपके भीतर नैतिकता होती है। लेकिन लगता है सब कुछ बेच खाया है। रविकांत सर, जेल सरकार की, जेलर सरकार का, एक तरीके से चुनाव आयोग भी सरकार का ही मान लीजिए, चुनाव आयोग सरकार का ही है, जिस तरह के लक्षण दिखते रहते हैं।
तो सर अगर सरकार चाह ले कि ऐसे बलात्कारी को बाहर नहीं आने देना है, तो क्या ऐसा बलात्कारी राम रहीम कभी बाहर आ सकता है? प्रज्ञा जी, ये तो बहुत संस्कारी पार्टी है, जो दम्भ भरती है कि हमारे यहाँ चाल चरित्र और चेहरा सब अलग है। मोदी जी तो और पूरी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस तो महिलाओं के बड़ा सम्मान की बात करती थी। मोदी जी हम्म। ने हरियाणा के ही पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। और ये कोई राम रहीम अकेला व्यक्ति नहीं है। महिला पहलवानों का जब यौन उत्पीड़न हुआ तब भी मोदी जी शांत थे। हरियाणा सरकार के एक मंत्री पर उनके ही सहकर्मी एक महिला ने आरोप लगाया और तब भी मोदी जी साइलेंट थे। इसका मतलब सीधा ये है कि बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता महिलाओं के अपमान से, उनके उत्पीड़न से। मोदी जी के हम्म। लिए केवल सत्ता चाहिए, और सत्ता कोई बलात्कारी दिलवाए या सत्ता कोई पूंजीपति दिलवाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए वो साम दाम दंड भेद चाणक्य नीति माना जाता है वहां तो। हम्म। आप सरेआम विधायकों सांसदों को धमका करके सरकार तोड़ लें, खरीद लें, सरकार गिरा दें, तो ये चाणक्य नीति है साहब। हम्म। आप असंवैधानिक काम करें उसको चाणक्य नीति कहा जाता है बीजेपी की भाषा में। तो राम रहीम जैसा व्यक्ति जिस पर रेप का आरोप नहीं है, सजा याफ्ता है, मर्डर का सजा याफ्ता है। ये तो बुलडोजर वाली सरकार है जहां मर्डर का आरोप लग जाए किसी और खास करके वो गैर हिंदू हो, तो ये आनन फानन में उसका हिसाब किताब करते हैं। घर तोड़ देंगे, एनकाउंटर हो जाएगा। लेकिन ये व्यक्ति तो सजा याफ्ता है, हम्म। 20 साल की सजा है। लेकिन राम रहीम को पूरे दामाद की तरह पाला जा रहा है, और इसलिए दामाद की तरह उसका स्वागत हो रहा है। आप प्रभु जब कहें अंदर, जब कहें बाहर, बाहर चलना है ले जाइए। और जब राम रहीम की गिरफ्तारी हुई थी तब भी आपको याद होगा कैसे गिरफ्तारी हुई थी। बिल्कुल। बाकायदा हेलीकॉप्टर से और गाड़ी में सम्मान के साथ बिठा करके ले जाया गया था। तो राम रहीम आज की तारीख में बीजेपी के तारणहार बन करके आ रहे हैं, और चुनाव आयोग बीजेपी का एक टीम बन करके काम कर रहा है, और इसीलिए अनुमति मिल रही है। सबसे बड़े सवाल तो चुनाव आयोग पर है। पेरोल का तो एक नियम होता है हम्म। कि जेल की चुनाव अपनी आयोग की नियमावली मंजूरी होगी। सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है। सबसे बड़ा सवाल है चुनाव के बीचों बीच, और ये बताता है कि कोई फेयर प्ले फील्ड नहीं है चुनाव का। चुनाव फेयर तरीके से नहीं होने दिए जा रहे। हरियाणा में भी बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि भले ही वहां कांग्रेस पार्टी जीत रही हो, लेकिन कितनी सीटें किसको मिलेंगी ये तो राजीव कुमार तय करेंगे। लोग कमेंट में लिख रहे हैं। ये मेरी बात नहीं है ना आपकी बात है। ये जो लोग कमेंट लिखते हैं, जब आम आदमी ये बात कह रहा है तो प्रतिष्ठा बचाने की जरूरत है चुनाव आयोग को, और इसलिए इस तरह की अनुमति तो कतई नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि सवाल राम रहीम का नहीं है, सवाल चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा का है। और अगर ऐसा है तो फिर राहुल गांधी की वो बात सही है कि सारी संवैधानिक संस्थाएं ढह चुकी हैं। सारी संवैधानिक संस्थाओं के लोगों ने मोदी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, घुटनों के बल बैठ गई है। मोदी जी जो कहते हैं वो होता है, तो ये मान लिया जाए फिर तो। अगर चुनाव आयोग इस तरह की अनुमति देने के बाद भी, कांग्रेस पार्टी ने शिकायत की है, हो सकता है कि वो अनुमति की मंजूरी, वो मंजूरी हो सकता है कि चुनाव आयोग रोक ले, और अगर उसे अपनी प्रतिष्ठा बचानी है तो रोक लेना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है, राम रहीम 2 दिन बाद चले जाए भाई, 5 तारीख के बाद आप कर दीजिए। सर चुनाव ये आयोग भी से किया जा शिकायतें तो सकता है। कई की गई हैं। हमने देखा 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में कई शिकायतें की गई चुनाव आयोग से। हाँ, लेकिन चुनाव आयोग पर कोई असर नहीं पड़ता। इसीलिए तो चुनाव आयोग को लोग शॉर्ट फॉर्म में केचुआ कहने लगे थे। केंद्रीय चुनाव आयोग केचुआ हो गया है, जिसकी रीढ़ नहीं है। हरियाणा में जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से बीजेपी घबराई हुई है, साम दाम दंड भेद कुछ भी कर लेना चाहती है, बलात्कारी बार बार बाहर निकल रहा है, लग रहा है तारणहार है भाजपा के। क्या लग रहा है, क्या आपको, क्या देखने में क्या लग रहा है कि क्या हरियाणा में बाबा नैया पार लगा पाएंगे? क्या होने जा रहा है? देखिए, हरियाणा में अब कोई बाबा नहीं चल रहा है।
वहां का किसान लाठी लेकर के राहुल गांधी की सुरक्षा में खड़ा हो गया है। जी। वहां के मजदूरों ने शपथ ली हुई, वहां की महिलाएं और पहलवान खास करके वो पूरा इज्जत का सवाल, वो खड़े हो गए। दलित इस समय बेहद नाराज है, 20% दलित है। जी। ओबीसी के सहारे केवल मोदी जी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री तो बना दिया, ओएसडी तक नहीं है नायब सिंह सैनी का, वो भी खट्टर का है। जहां से नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ना चाहते थे वो सीट भी नहीं मिली। तो ये हाल है ओबीसी का। ओबीसी का मुखौटा भर है, सारा काम तो खट्टर साहब कर रहे हैं। जी। तो वो ओबीसी भी समझ रहा है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी कोई सम्मान और ना ही कोई सहभागिता देने जा रही है। ये जो सवाल है वो असली सवाल हरियाणा के लोगों के सम्मान का बन गया है, भागीदारी का बन गया है, और इस समय किसानों के सम्मान का बन गया है। वो 700 किसानों की शहादत वो लोग भी याद कर रहे हैं कि क्या हुआ था, कैसे किसानों पर लाठियां बरसाई गई थी, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, कैसे कांटे लगाए गए थे रास्ते में, किसानों को आतंकवादी तक कहा जा रहा था। इसीलिए बीजेपी के लोग तो वहां कई जगह घुस नहीं पाए हैं, प्रचार नहीं कर पाए जी। इतनी ज्यादा नाराजगी। ये सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है कि कोई एंटी इनकम्बेंसी केवल हो, ये नाराजगी है बाकायदा। और नाराजगी जब होती है तो फिर वोट भी नहीं डाले जा सकते। कई जगह आपको दिखेगा, हरियाणा में कई जगह आपको दिखेगा, बिल्कुल साफ दिख रहा है। जी। डेफिनेटली इज्जत कितनी बचती है ये देखना है कि वो 15 सीट लेकर के आते हैं या 30 सीट लेकर के आते हैं। मेरा जो अपना एनालिसिस है वो 15 से लेकर के 30 का है बीजेपी का, मैक्सिमम 30 और मिनिमम 15, इस आंकड़े पे बीजेपी को रहना है। अब राम रहीम आ गए हैं तो मैं मान लेता हूं कि 30 के नजदीक हो सकता है पहुंच जाए भाई, 25 पहुंच जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि वो 30 से 35 पहुंच जाए, 35 की भी स्थिति नहीं। और इधर राहुल गांधी की 4 दिन की जो यात्रा है वो धूल उड़ा रही है। वहां जिस तरह का भाषण दे रहे हैं राहुल गांधी, अभी मैं सुन रहा था, अद्भुत भाषण राहुल गांधी, बहुत सधे हुए अंदाज में जो भाषण चल रहा है वो बहुत अपीलिंग है, और इसका सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। राहुल गांधी एकमात्र चेहरा हरियाणा में, तो जो अंतर विरोध था जिसका फायदा बीजेपी लेना चाहती है कि कुमारी शैलजा का अपमान किया आपने, वो मुख्यमंत्री होंगी कि नहीं होंगी, भूपेंद्र हुड्डा होंगे, रणदीप सुरजेवाला होंगे, राहुल गांधी ने जो 4 दिन वहां डेरा डाल दिया है, और ये तो कुरुक्षेत्र का मैदान है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन कामयाब हो नहीं पा रही है। अब नहीं कामयाब हो पाएगी। 4 दिन लगातार राहुल गांधी। सर इस पर क्या कहेंगे, कांग्रेस की स्ट्रैटेजी पर क्या कहेंगे? बेहतरीन राहुल गांधी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा संपन्न की है, वहां हर चुनाव में आपको स्ट्रैटेजी दिखाई पड़ेगी। इस यात्रा में जो विजय संकल्प यात्रा है उसमें बाबा साहब अंबेडकर का स्टैच्यू भी है। तो जो 20% दलित आबादी है उसको सीधा मैसेज, और राहुल गांधी कोई अंतर्विरोध ही नहीं पैदा होने दे रहे पार्टी में। उन्होंने कहा कि हम सबकी सरकार बनाने जा रहे हैं, 36 बिरादरी की सरकार बनाने जा रहे हैं। ये सरकार ना भूपेंद्र हुड्डा की होगी ना कुमारी शैलजा की होगी। ये जो सरकार बनाने जा रहे हैं हम, वो 36 बिरादरी की सरकार होगी। ये जो मैसेजिंग है राहुल गांधी को, एकमात्र चेहरा इस समय हरियाणा में राहुल गांधी है। तो वो अंतर्विरोध भी नहीं पैदा हो पा रहा है जिसके बल पर बीजेपी कूद रही थी, जिसके जरिए राहुल गांधी की जो ये 4 दिन की यात्रा जो शुरू हुई है, और जब से यात्रा शुरू हुई है तब से हम देख रहे हैं कि बीजेपी भयंकर बौखलाई हुई है, सनसनाई हुई है। तो सर क्या लग रहा है कि ये जो स्ट्रैटेजी है, ये जो यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं, ये परिणामों में किस तरह का डिफरेंस लाने वाली है? मुझे लगता है कि बहुत सारी सीटें ऐसी थी जो कांग्रेस की, जहां पर नेक टू नेक फाइट थी, अब वो सीटें बेहद आसानी से निकल जाएंगी। बीजेपी जो गुमराह करना चाहती थी
जैसे बेरोजगारी का सवाल है, किसानों के सम्मान का सवाल है, महिला सम्मान का सवाल है, ये बड़े मुद्दे हैं हरियाणा में। इन मुद्दों पर लगातार फोकस बनाए रखने के लिए राहुल गांधी मैदान में उतरे और वो ये भी हरियाणा आखिरी हमारे वक्त पर एकदम एकदम से बिल्कुल छक्का मार दिया, मास्टर स्ट्रोक लग रहा है। ये कुरुक्षेत्र है। वो जो महाभारत 28 दिन की सॉरी 18 दिन का जो महाभारत का है युद्ध, उसके आखिरी समय पे ही सारा खेल हुआ था। जी। पहले तो अर्जुन ही विलाप करते रहे कि मैं कैसे अपने परिवारीजनों पर हथियार उठाऊं, लेकिन सारा खेल तो आखिरी में हुआ। तो ये जो 4 दिन हैं वो दरअसल कुरुक्षेत्र के मैदान में तब्दील हो चुके हैं और अब ये चुनाव धर्म और अधर्म के बीच का चुनाव हो गया है जी। कि एक तरफ वो नरेंद्र मोदी हैं जो अंबानी और अडानी के इशारे पर राजनीति कर रहे हैं, उनके लिए नीतियां बना रहे हैं। राहुल गांधी का आरोप, जो पैसा वो दे रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा कि वो पैसा मैं किसानों के और हरियाणा के लोगों के, गरीबों, महिलाओं के खाते में डालूंगा। जी। ये जो राहुल गांधी की स्पीच है, 2 लाख सरकारी नौकरियों का वादा, नशा मुक्ति का वादा, और वो जो वादा कौन कर रहा है? राहुल गांधी कर रहे हैं कि जिन पर अविश्वसनीयता नहीं है। लोग अभी भी मानते हैं कि राहुल गांधी से ज्यादा विश्वसनीय, ज्यादा सच्चा और नेक व्यक्ति कोई और नहीं है राजनीति में। राहुल गांधी की कमियां हो सकती हैं, ढेर सारी कमियां हो सकती, लेकिन राहुल गांधी की राजनीति की विश्वसनीयता और उनकी निष्ठा पर कोई सवाल नहीं खड़े हो सकते। अब कोई नहीं कह सकता कि राहुल गांधी आ जाते हैं और फिर चले जाते हैं। अब तो 4 दिन हरियाणा में, इसको कहते हैं ना कि हरियाणवी भाषा में लठ गाड़ करके बैठ गए राहुल गांधी जी। या बाबा आए हैं तो बाबा की भाषा में कहीं धुनी रमा करके बैठ गए। अब तो अच्छा, अब कहाँ स्ट्रैटेजी जाओगे? एकदम बदल गई है कांग्रेस की। जो ऊर्जा भारतीय जनता पार्टी में दिखती थी वो अब बिल्कुल कांग्रेस में दिखने लगी है। राहुल गांधी जिस तरह से एक्टिवली हर जगह पर रहते हैं, आखिरी समय पर ये यात्रा शुरू करना, फिर हम देख रहे हैं कि बीजेपी का कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से डोला हुआ है। बीजेपी के अंदर खाने किस तरह के हलचल मची हुई है, सर फुटअव्वल चल रहा है। जितना डर विपक्ष से उससे कहीं ज्यादा डर तो इनको अपने नेताओं से है। अमित शाह को तो ये तक कहना पड़ा कि कमल के निशान पर ही वोट देना, अपने लोग पार्टी से जा चुके हैं, निशान देख लेना। मतलब ये हालत हो गई है सर भारतीय जनता पार्टी की, किसी ने सोचा नहीं था। नहीं, लेकिन जिस तरह से पार्टी चल रही थी, जिस तरह सरकार चल रही थी, आप एक फोन पे सरकार के पूरा मंत्रालय बदल जाता है, मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, गुजरात में तो पूरी कैबिनेट बदल जाती है। और इस तरह की जब सरकार होती है, कोई भी केंद्रीकृत, अतिशय केंद्रीकृत सरकार होती है, पार्टी होती है, तो उसके बिखरने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे ही वो नेता कमजोर पड़ता है, वो पार्टी पूरी तरीके से बिखर जाती है। जी। या कोई भी साम्राज्य हो, जैसे मुगल काल का आप उदाहरण उठाइए, मुगल काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसके पास है? औरंगजेब के पास। सबसे बड़ी ताकत उसके पास है। लेकिन औरंगजेब के जाते ही पूरा मुगल साम्राज्य भरभरा करके गिर गया। अंग्रेज और फ्रांसीसी ये सब सफल होने लगे और अंततः अंग्रेजों ने 2 साल तक इस देश को गुलाम बना करके रखा। तो जब अतिशय केंद्रीकृत कोई भी संगठन होता है, कोई भी सरकार होती है, और जैसे ही नेता कमजोर पड़ता है, वैसे ही वो भरभरा करके गिरने लगता है। और आज की तारीख में जब नरेंद्र मोदी चुनाव जिताऊ चेहरा नहीं है, तो हर दूसरा नेता 4 बातें बोलता है। 8-8 लोगों को आपको निलंबित करना पड़ा, पार्टी से हटाना पड़ा। पूर्व मंत्री तो जो हालात अब हो गए हैं, और दूसरा राहुल गांधी में जो किलर इंस्टिंक्ट पैदा हुई, आखिरी वक्त तक नहीं छोड़ना है और अब कोई परवाह नहीं है, जीतेंगे हारेंगे। और ये कब होता है? जब लोगों को सफलता मिलती है। राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो प्यार मिला इस देश में, जो लोकप्रियता मिली और जो सफलता मिली, भले ही आप कहें कि भाई आप केवल 99 तक रह गए, कौन सी बड़ी सफलता है, लेकिन जहां ये कहा जा रहा हो कि हम अगले 50 साल तक राज करेंगे जी, और वहां आपने घुटनों पर बिठा दिया, वहां 240 पे रोक दिया, तो ये बड़ी सफलता है। 400 पार के नारे लग रहे थे, 240 पे आप अटक गए। और इस वजह से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने कुछ खास नहीं किया था। उसके पास पैसा नहीं था, उसका बैंक अकाउंट सीज हो गया था। बिल्कुल। जिस पार्टी के पास पैसा ना हो और वो दोगुनी से ज्यादा सीटें कर ले और सरकार को हिला करके रख दे, तो उसके नेता का क्या होगा? मोरल कहां? 7वें आसमान पर पहुंच ही जाएगा। तो राहुल गांधी अच्छा, वही है।
अब तो लग रहा है कि बीजेपी का सर मुंडाते ओले पड़ने वाला समय शुरू हो गया है। राजस्थान में भी बड़ा भगमच्चन मचा हुआ है रविकांत सर। जिन वसुंधरा राजे को गुजरात लॉबी ने बर्फ में लगाने की पूरी कोशिश करी, पूरा प्रयास किया, वो वसुंधरा राजे को दोबारा से सीएम बनाने को लेकर रिक्वेस्ट की जा रही है सर। क्या माजरा है भैया? माजरा वही है कि वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम तो हम सब लोग सुन रहे हैं कि चल रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। आपको वो चेहरा मोहन याद आ रहा है जब पर्ची खोली थी वसुंधरा राजे ने भजनलाल शर्मा के नाम की? बिल्कुल बिल्कुल, जो उन्होंने राजनाथ सिंह की तरफ देखा था, जिन नजरों से देखा था, और मैं एक साहित्य विद्यार्थी हूं, मैं उसको डिस्क्राइब कर सकता हूं। क्या सोचा होगा उन्होंने कि क्या करने, और किसका नाम आप हमसे प्रस्तावित करवा रहे हैं, पहली बार का विधायक। तो वसुंधरा राजे ये जान रही थी कि उनका अपमान हो रहा है जी। उनको नेता बनाए जाने के बजाय आप सीएम का नाम उनसे प्रस्तावित करवा रही हैं, लेकिन इतना अपमान होगा ये तो वसुंधरा ने भी नहीं सोचा होगा कि एक ऐसे व्यक्ति का नाम लेना होगा जिसका तीसरा आदमी नाम नहीं जानता है। तो आप रबर स्टैंप मुख्यमंत्री बना रहे थे, और ऐसे अयोग्य लोगों को इसलिए बिठाया जाता है कि ताकि सब पीएमओ के भरोसे हो, कोई एक भी सिग्नेचर करने की हिम्मत ना रखता हो। इसलिए भजनलाल शर्मा आए थे। भजनलाल शर्मा को तो रोज जब जो मिल गई सौगात, तो रात दिन मोदी जी का ही भजन कर रहे होंगे। उनकी जिम्मेदारी राजस्थान के लोगों के प्रति थोड़ी ना है, उनकी जिम्मेदारी तो मोदी जी के प्रति है। और मुख्यमंत्री जैसे पद पर अनुभवी व्यक्ति को बैठना चाहिए, भले ही वो पहली बार का विधायक क्यों ना। मोदी जी तो पहली बार सांसद बने थे, प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनके पीछे 10-12 साल का मुख्यमंत्री पद का अनुभव था। वो बात अलग है कि न तो उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए कुछ खास किया, वहां गुजरात के मॉडल के नाम पर स्विट्जरलैंड की फोटो दिखाई जा रही थी। अनुभव सिर्फ इतना ही था कि कहाँ का माल उठा करके कहाँ चेप देना है, ये मोदी जी का अनुभव था। और वही उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए किया, लेकिन प्रशासन चलाना आता था, और वो उन्होंने करके दिखाया, सारी ताकत पीएमओ के भीतर समेट ली। भजनलाल शर्मा के पास तो कुछ भी नहीं है, उनका अपना वजूद भी नहीं है। तो ऐसे लोगों को इसीलिए बिठाया जाता है कि जब कुछ ऊंच नीच हो रही हो तो एक मैसेज करना है, मोदी जी को फोन भी नहीं करना है। पीएमओ सिर्फ एक मैसेज छोड़ेगा कि हिज हाइनेस का ऑर्डर हुआ है कि आप रिजाइन कर दीजिए, 15 मिनट के भीतर आपका चिट्ठी आ जानी चाहिए, हो गया काम। जी। अब वसुंधरा राजे सिंधिया कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गई तो मोदी जी का क्या होगा? सर, गुजरात लॉबी के अलावा कोई भी अगर अध्यक्ष हो जाए भारतीय जनता पार्टी का, तो ये गुजरात लॉबी का क्या होगा सर? मामला बहुत विकट परिस्थिति में है। देखिए, जो भी यहां से आएगा, जेपी नड्डा तो कोई होगा नहीं जी, और मोहन भागवत अब ये नहीं होने देंगे कि कोई जेपी नड्डा हो और वो रिसीव करने के लिए पहुंच जाए जहां मोदी जी उतर रहे हैं, फिर वो छोड़ने के लिए जाए, ये तो होगा नहीं। चाहे संजय जोशी बने, चाहे वसुंधरा राजे बने, या इधर नितिन गडकरी साहब ने कल जो कहा कि सरकार तो विषकन्या है जी। अब ये विषकन्या का कई बार तो ये भी लगता है कि सरकार की जगह संगठन की तरफ जा रहे हैं नितिन गडकरी। और नितिन गडकरी हो गए तो नितिन गडकरी ने कभी भी ताली नहीं बजाई, ना मोदी मोदी किया पार्लियामेंट में बैठ करके, बाकी और लोगों ने तो किया। वहां तो एक ही आपकी काबिलियत है कि आप कितना मोदी मोदी बोल पाते हैं। जब मोदी जी कहें कि मैं 56 इंची तो लोग हंसे दहाड़ करके, ये वहां काबिलियत है। मोदी जी कह दें कि आप सूर्पनखा की तरह हंस रही हो तो लोग हंसे, मजाक बनाए। तो वहां तो ये महिला का अपमान करने में मोदी जी हो तो उसमें भी आप सहयोगी हो, मतलब आपका विवेक काम न करे। लेकिन गडकरी जी भले ही भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन उनका एक स्वतंत्र वजूद है, उनके पास विवेक है और ताकत भी कम नहीं है। आरएसएस नागपुर से आते हैं। वसुंधरा राजे की पुरानी अदावत है, वसुंधरा से डर या संजय जोशी से डर गुजराती लॉबी को इसलिए है कि पुरानी अदावत है जी। और अगर वो उतर आए
बदला लेने पर तो फिर क्या होगा? तो जो अच्छा, पर्ची आप यहाँ तो निकली थी सर वो पर्ची वहां भी निकल सकती है। आप तो सर साहित्य के शिक्षक हैं, दूरदृष्टि रखते हैं। अगर इन तीनों में से कोई एक अध्यक्ष बन जाता है, हाइपोथेटिकल सवाल है, तो गुजरात लॉबी का भविष्य क्या देख रहे हैं? आपकी दूरदृष्टि क्या बता रही है? झोला, हम तो झोला लेके आए हैं जी, झोला लेके चल पड़ेंगे वाली होगी कि क्या होगा? क्या दूरदृष्टि कहती है आपकी गुजरात लॉबी का भविष्य? गुजरात लॉबी को वापस गुजरात जाना होगा। हम्म। दिल्ली में फिर बसेरा नहीं होगा। हम्म। फिर आप झोला लेकर के जाएं या 2-4 और झोला लेकर के जाएं। तो हम्म। 1 ले जाएं, 4 ले जाएं, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जाना आपको वापस पड़ेगा उसी गुजरात। जी। भविष्य यही है। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन जो राजनीतिक प्रक्रिया है वो ये कहती हैं कि फिर बख्शा नहीं जाएगा। हम्म। जी हुजूरी नहीं होगी कि हुक्म जो आ गया बस वही हो जाएगा। और अगर ये ये नहीं तीन होने राज्य वाला हाथ है और से ना निकल ही गए? कौन। अगर ये तीन राज्य हाथ से निकल गए तो? विदाई पक्की है। हम्म। वैसे तो हम मानते हैं कि अगले साल सितंबर में होगी, लेकिन हो हम्म। सकता है कि उसके पहले हो जाए फिर। तो मतलब विदाई दोनों ही लिहाज से पक्की है? दोनों लिहाज अध्यक्ष। से पक्की है, बस हाँ। देखना ये है कि वो जनवरी में होती है कि सितंबर में होती है, जी। ये भर देखना है। और ऐसा ना हो हम्म। कि कहीं दिसंबर में छुट्टी हो जाए। दिसंबर में ही छुट्टी हो जाएगी अगला सर? दिसंबर में भी छुट्टी हो सकती है। हम्म। चलिए। अगर ये आगे वाले 2 राज्य भी हाथ से निकल गए। जी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। फिर मिलेंगे नई चर्चा में, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।